Good morning, student. Now we start our new chapter, Newton laws. Newton laws of motion भी है इसका कंप्लीट नाम, पर हम इसको लिखते हैं न्यूटन लॉ, यानी कि न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन के लॉ पढ़ने से पहले हमें इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, एरिस्टोटल फैलेसी, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर मोमेंटम। These are the topic now we discuss. First we discuss force. Force is a form of push and pull. जो force है ये क्या है, फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? पुश एंड पुल की। पुश एंड पुल, ठीक है, पुश और पुल, यानी किसी चीज को खींचना है, दूर करना, ये क्या काम कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इट इज ए फॉर्म पुश एंड पुल, ठीक है। अब फोर्स से क्या किया जा सकता है? फोर्स से हम 3 या 4 थिंग्स हम कर सकते हैं फोर्स से। फर्स्ट क्या कर सकते हैं? फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, या हम ये लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या हो सकता है फोर्स? फर्स्ट, ए बॉडी इन रेस्ट कैन बी मूव। ए बॉडी इन रेस्ट कैन बी मूव। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम उसको फोर्स की हेल्प से मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ए बॉडी इन रेस्ट कैन बी मूव, हम उसको मूव करवा सकते हैं। जैसे एक बॉल है, ये रेस्ट पोजीशन में है बॉल, हमने इसको क्या किया? किक लगाया। तो रेस्ट में यानी कि पोजीशन पे हमने इसको किक लगाया, किक लगाने से मोशन में आ गया, ठीक है, यानी मूव कर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कि हर चीज यानी कि मतलब हर एक के लिए अलग अलग क्वांटिटी का फोर्स लगेगा, ठीक है, सबके लिए सेम नहीं लगेगा। जैसे हमने एक किक लगा के हमने एक बॉल को मूव करवा दिया, अगर हम एक बड़ा सा हिल या चट्टान रखते हैं, पत्थर में, तो हम उसको किक मारेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो हर एक के लिए जो रिक्वायरमेंट है फोर्स की वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया? बॉडी इन रेस्ट कैन बी मूव, हम उसको मूव करवा सकते हैं। कैन भी लिखा, कैन भी मूव करवा सकते, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग फोर्स लगेगा। तो हमने जैसे एक बॉल ली, बॉल के ऊपर अगर हमने हिट किया तो क्या करना शुरू कर दिया? उसने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या है? ए बॉडी इन मोशन कैन बी रेस्ट। ए बॉडी इन मोशन can be taken rest, रेस्ट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं? जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, बॉल आ रही है तो हम उसको मोशन में हम उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम कैच कर लेते हैं और हमारे हाथों में किसमें आ जाती है? रेस्ट के अंदर आ जाती है। अब इसके लिए भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमने कहा कि कोई बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है तो हम उसको हाथ से उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसको रेस्ट में नहीं ला सकते। तो वही बात है कि फोर्स की जो क्वांटिटी है वो हर एक के लिए अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बॉडी इन मोशन कैन बी टेकन रेस्ट में ला सकते हैं। सेकेंड हो गया। थर्ड, चेंज द डायरेक्शन। हम क्या काम कर सकते हैं? फोर्स की हेल्प से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अधिकतर जो गेम्स है, टेनिस है, बॉल ऐसे आ रही है, फोर्स लगा के हमने दूसरी तरफ, तो उसकी डायरेक्शन, पहले बॉल की डायरेक्शन इस तरफ थी, टेनिस में हमने क्या किया? डायरेक्शन इस तरफ चेंज कर दी। क्रिकेट के अंदर है, बॉलर बॉल फेंक रहा है, क्रिकेट वाला हिट कर रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है? चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? चेंज द डायरेक्शन। बैट या जो भी बल्ला है उसके हिसाब से, टेनिस रैकेट है उसके हिसाब से हम क्या काम कर रहे हैं? बैडमिंटन रैकेट है, उनके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं? फोर्स लगा के और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? फोर्थ पॉइंट हो सकता है चेंज द वेलोसिटी। हम वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से, ठीक है। फोर्स की हेल्प से हम क्या काम कर सकते हैं?
वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर स्टॉप नहीं हो सकती तो कुछ फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट की क्या काम कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज रन कर रही है तो हम पीछे से उसको खींचे, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगे तो वो रुकेगी नहीं, तो फिर भी उसकी वेलोसिटी हम क्या काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, एक फॉर्म है पुश एंड पुल की, ठीक है, पुश एंड पुल की फॉर्म है, और उसकी फोर्स की क्या क्या इफेक्ट है, इफेक्ट हो गए बॉडी इन रेस्ट कैन बी मूव करवा सकते हैं, एक बॉडी क्या है मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और चेंज द वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। ये सब क्या है, फोर्स। तो फोर्स की ये हमारे क्या है, 4 इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आता है एरिस्टोटेलिस, एक ग्रीक साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, थिंकर था, फिलोसफर था, ठीक है। उसने अपना एक रूल गिवन किया था, और क्या रूल गिवन था, उसने ये कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमें उसको मोशन में रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एरिस्टोटेलिस है साइंटिस्ट, थिंकर का नाम है, फिलोसफर है, उसने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमें उसको मोशन में रखना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स देते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने इस बेस पे कहा कि अर्थ के ऊपर अगर हम कोई बॉल है उसको अगर हम फेंक दें तो थोड़ी देर के बाद हो जाके क्या होगी, स्टॉप। तो कह रहे कि उसको कंटिन्यू रखना है तो आपको फिर फोर्स देना पड़ेगा, फिर फोर्स देना पड़ेगा। तो ये क्या थी, एरिस्टोटेलिस थी, ठीक है। पर गैलीलियो ने फिर अभी साइंटिस्ट है हमारा गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, और गैलीलियो ने कहा कि ये बात एरिस्टोटेलिस की ठीक नहीं है, और उसने कहा कि नेचर, इसने अपने नेचर के अंदर जो फोर्स है इसको नेचर फोर्स बोल दिया। नेचर ऑफ फोर्स के अंदर क्या कहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक बार एक्सटर्नल फोर्स दे दें तो वो अगर मोशन है तो मोशन में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब इसने ये चीज किस लिए कहा, उसने कहा ऐसा नेचर, ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उस चीज के ऊपर ना तो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए ना एयर रेजिस्टेंस लगना चाहिए। तो तब गैलीलियो वाली बात सही होती है। गैलीलियो ने जो कहा, गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम जो बॉल है वो अगर अर्थ का फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो बॉल एक बार आपने किक कर दिया तो बॉल चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या आप देखते हैं ना, ऐसा एग्जांपल है जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई इंजन थोड़ा ना लगा हुआ है, अपने आप मूव करती रहती है, कोई पेट्रोल डालता नहीं है, कोई इंजन नहीं डालना, फिर भी वो मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है, बिकॉज इट इन स्पेस के अंदर, और उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, इसलिए अर्थ प्लेनेट से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको अपोज करने वाला फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस ये फोर्सेस नहीं है। तो इसीलिए गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने अपना ला दिया और उसने कहा अगर स्पेस के अंदर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स ना हो और एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक बार फोर्स अप्लाई कर दें, एक बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, तो हमें बार बार एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। किस मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, और कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये किसने कहा, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने कहा, और इसी को आगे चल के गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हैं। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 9th क्लास एक्सप्लेन भी किया है, और इसमें एक्सप्लेन करने के लिए अपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा इसने ये कहा कि अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लें, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हो गया इंक्लाइन वाला एंगल बनाना, इधर भी थीटा एंगल है, इधर भी थीटा एंगल, दोनों तरफ सेम एंगल हो, दोनों तरफ सेम एंगल हो, और एक कैसा हो, फ्रिक्शनल लेस हो, फ्रिक्शनल लेस सरफेस हो। तो अगर हम एक बॉल को, ये एक मार्बल है, और उस मार्बल को अगर हम यहां से h हाइट से रिमूव करते हैं तो बॉल कंटिन्यू ऐसे मूव करेगी, मूव करती हुई ऐसे ही h हाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी, h हाइट तक, ठीक है ना। बॉल कहां तक जाएगी, h हाइट तक, h हाइट से रिमूव करेंगे तो h हाइट तक वो क्या जाएगी, बॉल जाएगी,
ठीक है, तो वहां जाके स्टॉप होके फिर वापस आएगी और कंटिन्यू यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू यही प्रोसेस रहेगा और ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में आएगी, जब वो सर्टेन सेम हाइट अटेंड कर लेगी। क्या कर लेगी, सेम हाइट, यानी कि इधर से इतनी हाइट से रिमूव किया तो इस तरफ भी सेम हाइट अटेंड कर लेगी। अब इसने क्या काम किया, इसने एंगल चेंज कर दिया और ये हो गया। ठीक है, और इसमें ये h हाइट हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, ये और कोई एंगल हो गया तो इसको थीटा 2 बोल देते हैं या थीटा 1 बोल देते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को हमने यहां से रिमूव किया, यानी कि मार्बल को यहां से रिमूव किया और मार्बल ऐसे जाएगी और जब तक इसकी सेम हाइट ना आ जाए, यहां पर h हाइट आ गई। ठीक है, तो यहां के रेस्ट पे आएगी, रेस्ट आने के बाद फिर वापस ऐसे चली जाएगी, ऐसे मूव करेगी और फिर वापस यहां से चली जाएगी। तो देखिए, in comparison of first, it cover more distance. It cover more distance. Its mean it does not depend upon the path. ये path पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। सेम हाइट होनी चाहिए, इधर भी सेम हाइट होनी चाहिए। इंक्लाइन प्लेन कुछ भी हो, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी। तो ये इतनी ही, जब तक इसको जितनी हाइट से हमने इसको रिमूव किया है, जब तक ये सेम हाइट दूसरी तरफ एक्वायर नहीं कर लेगी, तब तक ये ऑब्जेक्ट किस में रहेगी, मोशन रहेगी। सेम हाइट आने के बाद ये फिर रेस्ट में आ जाएगा, फिर वापस मूव करती रहेगी। पर ये कब होगा, जब सरफेस इज फ्रिक्शनल लेस। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इस हाइट से मैंने इसको मार्बल को छोड़ दिया, अब सरफेस कैसा हो गया, प्लेन। तो ये कभी नहीं रुकेगी क्योंकि इसको इतनी हाइट मिलेगी नहीं, आगे सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो इट इज कंटिन्यू इन मोशन, ये किस में रहेगी, कंटिन्यू मोशन के अंदर मूव करेगी। ठीक है, तो ये गैलीलियो का था। फिर गैलीलियो ने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट एंड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग कंटिन्यूअस इन मोशन ऑलवेज मूविंग इन कंटिन्यूअस मोशन या यूनिफॉर्म मोशन when external forces not apply, and this is known as Galileo law of inertia and also known as Newton first law. न्यूटन ने फिर गैलीलियो की एक्सप्लेनेशन की और उसके बाद न्यूटन ने अपने लॉज दिए। ठीक है, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो ये गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक, अब हम इसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हम जब आगे एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो इन क्वांटिटी की जरूरत होगी लीनियर मोमेंटम की। तो हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन। मोमेंटम हालांकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, फिर भी हम क्या काम करते हैं, लीनियर मोमेंटम के बारे में। क्या है लीनियर मोमेंटम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन है दो क्वांटिटी का। कुछ एग्जांपल गिवन है कि भाई मान लीजिए कोई ट्रक रेस्ट में है तो हम उसके आगे से निकल जाएंगे। अगर वही ट्रक मोशन में है तो हम देखेंगे कितना नजदीक है, क्लोज है या कितना नजदीक है, फिर हम उसको देख के निकलेंगे। तो अब उसके अंदर दो क्वांटिटी होगी, मोशन, मास एंड वेलोसिटी। एक तो मास हो गया और एक वेलोसिटी होगी। अगर हम इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि कोई कागज को हमने रैप कर दिया और सर्कल बना के किसी के ऊपर फेंक दिया, तो अब क्या होगा, किसी के लग गया तो कुछ हर्ट नहीं होगा, कोई मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी रैप किए हुए, क्योंकि एक तो उसका मास कम है और एक हमने उसको फेंका तो उसकी वेलोसिटी भी कम है। अगर इसी तरीके से अगर हम एक बुलेट लें और उसको वैसे फेंक के मारे तो कम हर्ट होगा, ठीक है। पर अगर हम उसको क्या करें, पिस्टल के अंदर डाल दें तो पिस्टल क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, यानी कि दो क्वांटिटी आ रही है नई जिनको कॉम्बिनेशन के आ रही है, और वो दो क्वांटिटी कौन सी है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्हीं दो क्वांटिटी की मिक्सिंग से नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलेंगे, मोमेंटम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। लीनियर क्यों बोलेंगे, कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है स्ट्रेट में जा रही है, तो लीनियर वर्ड किसके लिए आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के लिए यूज आ रहा है। ठीक है, किसके लिए आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो हम लीनियर मोमेंटम यानी कि ऑब्जेक्ट किसमें मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करेंगे और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
प्रोडक्ट हो गया, किसका प्रोडक्ट हो गया, मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो मोमेंटम है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला में मैंने पहले बताया था कि हम इसको बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट हमारी कौन सी है, मास लेंथ एंड टाइम, इसको पावर के फॉर्म में लिखना हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब मास है, मास को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर M से, लेंथ को हम L से और T को हम टाइम से। मास को M से, लेंथ को L से, T को हम टाइम से लिखेंगे। तो हम लिखना शुरू करें, मास को हमने लिखा M से। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इट इज इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, तो मास को हमने M से लिखा, डिस्प्लेसमेंट को यानी कि लेंथ होती है तो लेंथ को हमने L से लिखा और टाइम को हम T से। अब T क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे MLT-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो एक बड़ी ब्रेसेस में इसको जरूर क्लोज करेंगे, तो MLT-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-1। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, मोमेंटम की क्या करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट देखिए क्या होगा, मास यूनिट क्या होगी, इट इज द मास ऑफ द यूनिट इज केजी, मास यूनिट होगी केजी। और वेलोसिटी हमने रीड कर रखी है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, किसकी बोलते हैं, मोमेंटम की। ठीक है, तो ये क्या होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकंड। अब हम इसके अंदर दो चीजें और पढ़ते हैं, एक तो इसकी नेचर, तो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इट इज नेचर आ गया, इट्स नेचर इज वेक्टर। इसका नेचर कैसा हो गया, वेक्टर नेचर। कैसा नेचर हो गया इसका, वेक्टर नेचर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो वेलोसिटी की, ठीक है ना, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। तो नेचर क्या हो गया, वेक्टर नेचर हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके ग्राफ करते हैं। ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ग्राफ को आप ध्यान से देखिए आपको। तो ग्राफ के अंदर क्या है, कोई भी चीज है वो किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन दो क्वांटिटीज के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर एक चीज और वो चीज दूसरी के कहां है, इनवर्सली, यानी कि नीचे लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि कोई भी टर्म है, कुछ भी है, नीचे लिखी हुई है, तो ग्राफ हमेशा आपका ऐसे बनेगा, कर्व इनवर्सली। तो इनवर्सली के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, डायरेक्टली के लिए स्ट्रेट बनेगा। और कोई चीज किसी पे डिपेंड नहीं होती तो पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, लगभग क्या आएगी, पैरेलल। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी, जिसकी वजह से हम क्या काम कर सकते हैं, ग्राफ हम बना सकते हैं। तो पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके बीच में बनाएंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिख दिया, क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब हम इसके अंदर क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी वो कैसी है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। P क्या हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो गया, जब भी कांस्टेंट टर्म को अगर हम रिमूव करेंगे तो साइन आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल का। M क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब हम इसको ग्राफ कर देंगे, दिस इज आवर मास, दिस इज आवर मोमेंटम एंड दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन व्हेन v इज कांस्टेंट। v क्या है इसमें, कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड देखिए, P when m is constant, mass is constant। मास क्या है, कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के। तो हम ग्राफ बना करें, ये हो गया। m को हमें बार बार ही रखना है, ठीक है, किसके अंदर, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम। मास और वेलोसिटी क्या एक दूसरे के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन मास इज कांस्टेंट। इसने क्या कर दिया, मास को कांस्टेंट कर दिया। ये ग्राफ मास क्या है, कांस्टेंट। थर्ड अगर हम काम करें, हम ये बोलते हैं P इज कांस्टेंट। थर्ड में आ जाता है P इज कांस्टेंट। P इज कांस्टेंट का मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब P कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। हमें ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, m और v के बीच में। तो हम जब हम m बिटवीन v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो m इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय v, कांस्टेंट बाय v। तो m इज यानी कि m क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए, ये हमारे पास मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और दिस इज द ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन p इज कांस्टेंट। p क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, तो आज देखिए हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, जिसके अंदर क्या फॉर्म है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम अपनी तरफ खींचे या धक्का मारे, यानी कि ये क्या है, फोर्स है। तो एक फॉर्म हो गई पुश और पुल की। ठीक है, अब फोर्स क्या काम कर सकता है, फोर्स क्या हमने बताया, चार चीजें फोर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मोशन है उसमें रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और क्या काम कर सकते हैं, हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। इंक्रीज है डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज है तो इंक्रीज कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज में दोनों केसेस आएंगे। कोई भी चीज जैसे बॉल है मूव कर रही है, हम पीछे से और फोर्स लगाएं तो क्या होता जाएगा, इंक्रीज भी होती जा सकती है। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। फिर एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, इसने एक थिंकर था यानी कि फिलोसोफर था। इसने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको बार बार उस पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो फ्रिक्शन फोर्स ना हो और एक क्या ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि ये दो चीजें ना हो, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स एक बार ही लगाना है और ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ये गैलीलियो ने कहा। फिर गैलीलियो ने अपने एक सिस्टम बना के दिखाया, मार्बल वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने कहा सर्टेन हाइट से उसने एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहा जब तक उसको सेम फोर्स ना मिल जाए, यानी कि उतनी ही हाइट पे सेम। फिर वो वापस ऐसे कंटिन्यू उसके अंदर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। फिर हमने क्या काम किया, उसके अंदर हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को चेंज करना शुरू कर दिया। जब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को चेंज कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी, पर डिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था ऑन इंक्रीज इन डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो कहां जाती है, स्टॉप हो रही थी। जितनी हाइट से हमने उसको रिमूव किया था सेम हाइट तक जाने के बाद ही वो क्या काम कर रही थी, स्टॉप हो रही थी। ठीक है, अगर उसने इंक्लिनेशन 0 कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को कभी भी हाइट सेम नहीं मिलेगी और इट कंटिन्यू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर गैलीलियो ने वहां से हमारा क्या दिया, एक फॉर्मूला दे दिया और उसने क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम आया। गैलीलियो के बाद ये इनर्शिया जो वर्ड है इसका हम आगे और डिटेल करेंगे और इनर्शिया के साथ साथ फिर हमारे न्यूटन्स लॉ इसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे। अब हम लीनियर मोमेंटम हो रहा है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को p से डिनोट करेंगे और क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, और मास इनटू वेलोसिटी, फिर इसका नेचर बताया, वेक्टर नेचर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला, ml(t-1) इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। और फिर हमने इसके वेरियस ग्राफ बनाए। तो ग्राफ में हमने पहले क्या किया, हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, तो p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, मास के। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट और ये p और मास के बीच में ग्राफ और इट इज टू स्ट्रेट लाइन। फिर हमने किसको कांस्टेंट रखा, p को कांस्टेंट रखा और ग्राफ हमारा हमने m को कांस्टेंट रखा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो ये ग्राफ हमारा मास कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने p को कांस्टेंट कर दिया, तो m into v और मास और वेलोसिटी के बीच में हमें ग्राफ ड्रा करना है। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनल आता है तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, p इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आज हमारा यही हो गया, कल हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।